छत्तीसगढ़ में हाथियों के कारण मानव और मानव के कारण हाथियों की मौत होती रही है। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में हाथियों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। हाथियों की गतिविधियों के साथ ही हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बन गया है। छत्तीसगढ़ हाथियों के उत्पात से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेशों में शुमार हो गया है। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 266 हाथियों के 14 दल घूम रहे हैं। राज्य के जिन क्षेत्रों में अचानक हाथियों की आमद बढ़ी है, उनमें महासमुंद, गरियाबंद, सरगुजा, कोरिया और राजनांदगांव शामिल हैं। हाथियों के झुंड ने पिछले एक महीने में कई लोगों की जान ले ली है। वहीं एक साल में मरने वाले हाथियों की संख्या भी 15 है। सरकार चाहती है कि मानव और हाथियों का आमना सामना न हो, ऐसे में नया कानून बना दिया गया है। अब हाथियों के पास जाने और उनकी तस्वीर खींचने की कोशिश करने पर भी एफआईआर और गिरफ्तारी हो सकेगी। सबको ये निर्देश जारी किया गया है कि अपने अपने वन मंडल के क्षेत्रों में ये आम सूचना जारी करें कि हाथी दलों का विचरण जिस ओर हो रहा है, वो वहाँ पर जो हमारा हाथी मित्र दल है, ग्रामवासी हैं, वन विभाग के अधिकारी हैं, वो समझाइश देते हैं कि हाथी दल की तरफ ना जाओ, लेकिन उसके बाद भी यदि कोई जाता है तो उसके विरुद्ध वाइल्ड लाइफ एक्ट या वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में हाथी और मानव द्वंद्व के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि हाथी और मनुष्य दोनों मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लगी है। सरकार केवल भ्रष्टाचार में लगी हुई है कि कैसे हाथी के आड़ में धन का दुरुपयोग किया जा सके। अब बोल रहे हैं कि हम मानव को रोकेंगे, उनको रोकेंगे। आप किसी को नहीं रोक सकते, ये बात प्रमाणित है। केवल भ्रष्टाचार के दलदल में हाथी के नाम पे यहाँ के जो धन है वो जा रही है और बाकी जो घटनाएं हैं लगातार उसमें वृद्धि हो रही है। अब तक हाथियों को आम लोगों के पास जाने से रोका जाता था, लेकिन अब कोशिश आम लोगों को हाथियों के पास जाने से रोकने की है। इसके साथ ही हाथी किधर रुख कर रहे हैं, इसके लिए रेडियो कॉलरिंग करने की भी तैयारी है। लेकिन इन सब के बावजूद हाथियों का आतंक रुक नहीं रहा है। राज्य में नक्सलवाद के बाद हाथियों का आतंक भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में हमारा आज का विषय है सियासी शतरंज पर हाथी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में करीब 266 हाथियों के 14 अलग अलग दल घूम रहे हैं। प्रदेश में इन हाथियों की गतिविधियों से कई क्षेत्रों में ग्रामीणों के बीच डर का माहौल है। ग्रामीण डरे हुए हैं, दहशत में हैं और जैसे जैसे हाथियों का उत्पात अब बढ़ रहा है, लोगों की मौत की खबरें भी सामने आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों की मौत हो रही है, हाथियों की भी मौत हो रही है। लेकिन इस बीच बड़ी तादाद में जो हाथी मारे जा रहे हैं, उस पर भी सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है। हाथियों पर नकेल कसने के लिए सरकार कोशिशें तो खूब कर रही है, लेकिन क्या सरकार की वो कोशिशें, सरकार की वो सारी कवायदें फेल हो रही है? सरकार क्या अब नया कानून लाकर इसे रोकने में कामयाब हो पाएगी? कुछ इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे हम। मिलिए पहले उन खास मेहमानों से जो आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट संदीप पौराणिक जी जुड़ रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और दो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और कांग्रेस के महामंत्री पार्टी के सुधांशु मिश्रा जी। आप दोनों राजनीतिक मेहमानों का भी बहुत स्वागत है, कृष्णमूर्ति जी और सुधांशु जी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संदीप पौराणिक जी, मैं आपके एक एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर आपके कमेंट से, आपके ही कमेंट से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। 21वीं सदी के हम भारत की बात करें या फिर ग्लोबली विश्व स्तर पर हम बात करें, हमने तरक्की तो बहुत कुछ की है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन ये बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कह रहा हूं कि हमने बहुत कुछ पाने के चक्कर में या डेवलपमेंट के चक्कर में, विकासशील होने के चक्कर में बहुत कुछ खोया है। ईश्वर ने मछली के लिए जल बनाया है, हम इंसानों के लिए जमीन बनाई है, पक्षी के लिए वायुमंडल बनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम टेरिटरी में दाखिल भी हो रहे हैं, हम बहुत प्रकृति के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं। ये जो घटनाएं एकाएक हाथियों के दल के उत्पात की जो बढ़ रही हैं, क्या आप मानते हैं कि
हाथी ही इंसानों की बस्ती में आ रहे हैं या फिर हम इंसान शायद उन हाथियों की टेरिटरी में दाखिल हो रहे हैं? ये आखिर हो क्यों रहा है, समझा पाएंगे आप? नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा हो ये रहा है कि हम लोग 21वीं सदी में आ गए हैं और भारत की जो गणना है मुल्क के उन विकासशील और विकसित देशों में होने लगी है और काफ़ी नाम है भारत का पूरे देश में। लेकिन अगर हम वाइल्ड लाइफ की तरफ देखें तो वाइल्ड लाइफ का जो हमारा मैनेजमेंट है वो हमारा मैनेजमेंट जो अफ्रीका में जिनको हम लोग थर्ड कंट्रीज के कहते हैं उनके मुकाबले हमारा मैनेजमेंट ज़्यादा खराब है। उनका मैनेजमेंट हम लोगों से ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पर जो अफ्रीका में जो हाथी पाए जाते हैं वो हमारे हाथी से 1.5 गुना बड़े रहते हैं। लेकिन अफ्रीका में शायद ऐसी कोई घटना देखने मिली हो जैसे यहाँ महासमुंद में हुई है कि एक हफ्ते 10 दिन में लगभग 10 लोगों को मार दिया और लगभग 5 हाथी भी अभी एक हफ्ते के अंदर मरे हैं। और ये हाथी जो है वो ऐसा है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राणी है जो जमीन पे रहता है। तो अगर कोई ये कहे कि हम मॉनिटरिंग नहीं कर सक रहे हैं इसके कारण घटना हो गई, अरे जब पहली घटना महासमुंद में हुई थी, जब पहला आदमी वहां मरा उसके बाद उस हाथी को वहीं ट्रैंकुलाइज करना था, उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको आपको पूरा दल को घेर के रखना था। वो समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ के डीएफओ साहब नहीं समझ पा रहे हैं या फिर और बड़े अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ पर ये इस टाइप की ऐसी घटना हो कैसे गई कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ये। बिल्कुल ठीक कहा आपने संदीप जी, एक्शन लेने की तो ज़रूरत है और अगर समय पे शायद एक्शन लिए जाते या ट्रैंकुलाइज किया जाता तो शायद इस तरह की जो खबरें अमूमन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से इन दिनों बहुत आ रही है वो इतनी संख्या शायद ना होती। मैं लौटूंगा आपके पास संदीप जी, अब राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के महामंत्री सुधांशु मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आपकी सरकार गंभीर नहीं है, हाथियों के उत्पात की जो खबरें आ रही हैं उसको लेकर गंभीर नहीं है, ऐसा विपक्ष में बैठी बीजेपी का कहना है। आखिर सेल्फी लेने के चक्कर में लोग जो जान गंवा रहे हैं या जो घटनाएं हो रही है, क्या ये कानून बनाने से इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? देखिए, मैं संदीप पौराणिक जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि भारत देश में जो परिस्थितियाँ हैं वो दूसरे देशों से अलग हैं। परंतु मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 73वें स्वतंत्रता दिवस में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जी लेमरू रिजर्व, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपनी बात पूरी रखिए। जी, लेमरू हाथी रिजर्व का जो उन्होंने जो घोषणा की थी वो अभी कैबिनेट में वो पास भी हो चुका है। और मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि उसका लेमरू प्रोजेक्ट का एरिया बढ़ाया जा रहा है। और एक बात उन्होंने जो कही, आपने कही कि सेल्फी की बात, आप यदि हाथी जंगल से गांव की ओर आते हैं और ग्रामीण का गांव का कोई भी व्यक्ति यदि सेल्फी लेने उसके पास जाता है तो उस समय वहां पर विभाग का कोई व्यक्ति उपस्थित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। परंतु जब से ये गंभीर स्थिति बन रही है, जब से ये गंभीर स्थिति बनी हुई है उसके बाद से निरंतर वन विभाग जो है, हमारे वन मंत्री जो है, जिस तरह से उन्होंने कड़े निर्देश दिए उसके बाद वन विभाग लगातार काम कर रहा है। वन विभाग माइक से और वहां पर अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं और जहां भी हाथी की मूवमेंट हो रही है, जहां भी हाथी का मूव हो रहा है वहां पर वो तुरंत अलर्ट कर रहे हैं। अब रही बात कि हाथी आ कैसे रहे हैं और अचानक कैसे हो जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में हाथियों की इतनी संख्या आ जाना ये कोई अचानक नहीं है। हम सब जानते हैं कि मुगल काल से भी हाथियों की संख्या छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में हमेशा से बहुत रही है। प्रजनन की स्थिति यहाँ पर अच्छी रही है और जंगल जो है 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जंगलों को अगर अच्छे से बचाया होता, अगर उनका संरक्षण कर लिया होता तो हाथी क्यों गांव की तरफ मूव करता? हाथी को क्या आवश्यकता है? ठीक, अगर उनकी परिस्थिति के अनुसार
मैं जवाब ले उनके लेता हूं खाने इस पर। पीने की व्यवस्थाएं अगर आज जंगल में होती ठीक। तो हाथी क्यों गांव की तरफ मूव करेगा? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। सुधांशु जी ने अपनी बात रखी है इस पूरे मसले पर। कृष्णमूर्ति जी, आपसे अब मैं जवाब चाहता हूं। हमारे सुधांशु जी ने भी कई सवाल तो उठाए हैं और एक रूपरेखा इस पूरे मसले पर बताने की कोशिश की है। उनकी सरकार तो ठीक है, काम कर रही है, लेकिन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की हम बात करें या सुधांशु जी की बात करें, उन्होंने भी यही कहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है हाथियों के बहाने, वो किसी को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगी? और इतनी ही गंभीर थी अगर बीजेपी, तो 15 साल के शासनकाल में आपने क्या किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में क्या किया और ये सरकार क्या कर रही है, हम दोनों की अगर तुलना करें तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से हाथियों के संरक्षण के लिए अलग अलग के प्रयास किए गए जी, और कहीं न कहीं मृत्यु दर में लाने का प्रयास किया गया, साथ ही साथ ये भी प्रयास किया गया कि उसके जहां हैबिटेट है वहां पे उसे संरक्षित रखने का भी काम किया जाए। लेकिन ये सरकार वो सरकार वाली बात नहीं है कि मेरी सरकार क्या है, इसकी सरकार क्या है। एक हाथियां आज चुनौतियां होगी। इस हाथियों के कारण ना आज हाथी सुरक्षित है और न ही हाथी से मरने वाले आदमी सुरक्षित है, दोनों सुरक्षित नहीं। जब आदमी इसको गंभीरता से लेगा तो कोई परिणाम आएगा। नहीं, लेकिन बीजेपी का ये आरोप लगाना, धर्मलाल कौशिक का ये आरोप लगाना कि भ्रष्टाचार कर रही है जी, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों लगता है? बोलने देंगे तब ना, जी, मैं बोल रहा हूँ ना। तो जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रवृत्ति है कि करोड़ों रुपए इतने खर्च कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो कहां जा रहा है? इसलिए आरोप लगाया गया कि वो चावल खाने में, दारू पीने में, मुआवजा देने में, उसकी हैबिटेट को चेंज करने में, उसके क्षेत्र को चेंज करने में इतने खर्च गए। यहाँ तक के आईडी कॉलर लगाने के लिए जो बातचीत किया जा रहा था, आज तक के कॉलर नहीं लग पाया, है ना। तो ये उसपे खर्च भर हुए पैसे कहाँ हो पाया इससे? अगर कोई भ्रष्टाचार की जो बातचीत कर रहे हैं इसपे, तो कोई योजना बनाने के किया जा रहा है, उसके नाम से पैसे का हरण किया जा रहा है और खर्च वहां पे रिजल्ट शून्य है। दूसरी चीज मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, लेमरू प्रोजेक्ट की बातचीत है जी। आज तक लेमरू प्रोजेक्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा फैसला किया था कि 1900 लगभग करीब 95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। लेकिन जब से वो कैबिनेट में पास हुआ है, अनुमोदित हुआ है, वो सिकुड़ते चला गया। और सरकार कैबिनेट भी गंभीर नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कमियां भी है, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं इस पर सुधांशु जी से। आज तक के नहीं हो पाया उसका। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, लौटूंगा आप क्या। सुधांशु जी, सुना आपने, कृष्णमूर्ति जी कई आरोप तो लगा ही रहे हैं और वो अपना क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और एड ऑन कर देता हूं। आपकी जब से सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, बम धमाकों से लेकर मधुमक्खियों का सहारा लेने से लेकर लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर कैबिनेट गंभीर नहीं, ये खुद कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं। आप योजनाएं तो कई लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसका असर दिख नहीं रहा है। मौतें हाथी की भी हो रही है और मौतें इंसानों की भी हो रही है, और यही एक बड़ा मसला विपक्ष को मिल गया है। तो ये नया कानून या फिर ओवरऑल ये पैसा जा कहां रहा है? बीजेपी का कहना है कि आप योजनाओं के नाम पे करोड़ों रुपए पानी में बहा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार की कार्य प्रणाली पे तो प्रश्न उठाती ही रहेगी, लेकिन मैं इनका फिलहाल जवाब दूं। आप 2007 से अनुमति मिली हुई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर के। 2007 से 2018 तक इनकी सरकार थी और मात्र कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़ ये वन मंडल इसमें शामिल किए गए थे। तो 15 वर्षों तक, 2007 से अगर मैं 2018 की बात करूं तो इन्हें 11 वर्ष मिले। इन 11 वर्षों में इन्होंने ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं बनाई कि हाथी का जंगल से गांव की तरफ पलायन कम हो?
इन्होंने ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं बनाई कि वन्य संरक्षण में हाथियों के संरक्षण की परिस्थितियां पैदा हो। इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि किसी भी परिस्थिति में हाथी जब गांव की तरफ मूव करता है तो इससे पहले यहाँ वन मंत्री क्या कर रहे थे? आप मेरे को एक बात बताइए, क्या एकाएक हाथियों की जनसंख्या बढ़ गई है क्या? एकाएक संख्या बढ़ गई है क्या? आज मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमारे प्रदेश में जो परिस्थिति है, चाहे वो जनहानि हो, और हम सबकी संवेदनाएं हैं, हम सबको तकलीफ है उस बात को लेकर के, परंतु आप एक बात बताइए, इसमें राजनीति करना, आप बोल रहे हैं कि इसमें कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। आपको पता है पूरा वन विभाग का अमला रात भर सो नहीं रहा है, ड्यूटी डबल कर दी गई है। ठीक है, ये सवालों के जवाब तो मैं ले लूंगा, लेकिन उन्हें यदि कोई ठीक है, मैं सरकार की योजनाओं पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कृष्णमूर्ति जी का ठीक है अपना तर्क है, मैं सवालों के जवाब ले लूंगा बांधी जी से। लेकिन सुधांशु जी, एक मसला ये भी कि जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि 2.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, अलग अलग योजनाएं आपने निकाली है, करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं रुकती नहीं है, चाहे इंसानों की मौत हो, हाथियों की मौत हो, तो दुख होता है। इसके लिए क्या आप मानते हैं कि थोड़े और कुछ कठोर नियमों में बदलाव लाने की जरूरत है, या कुछ नीति को ठोस करने की जरूरत है? अभी भी शायद वो नीति ठोस या मजबूत हो नहीं पाई है। देखिए दीपक जी, यदि मैं वर्तमान जिस विषय पे बात हो रही है अभी, अगर इसकी मैं बात करूं तो इस पे जो हमारा नरवा प्रोजेक्ट है, जो नरवा योजना है, नरवा योजना को बहुत ही मजबूती के साथ जंगली क्षेत्रों में उसमें काम चल रहा है, जिससे वहां पर पेयजल की व्यवस्था हो, हाथियों को लेकर के किसी भी तरह का पलायन की परिस्थिति ना बने। और रही बात अन्य योजनाओं की, तो यदि ये जो हाथियों से भी जनहानि हो रही है और हाथी भी मृत हो रहे हैं उसमें, जो मैं स्वीकार भी कर रहा हूं, लेकिन यदि इसको छोड़ करके देखें तो हमारी अन्य योजनाओं में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार वो भारतीय जनता पार्टी को ही दिखता होगा। कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये इन लोगों का ही बनाया हुआ सब सगुफा रहता है, और इस पे मैं क्या ही जवाब दूं आपको। चलिए जल्दी से संक्षिप्त में बांधी जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं संदीप जी का रुख करूंगा। दूसरों को दूसरों पर, सरकार पर ये आरोप लगाते क्यों परिस्थितियां नहीं बनाई थी, क्यों, क्या वन मंत्री क्या कर, अरे भैया हमने परिस्थितियां नहीं बनाई, आपने क्या किया? आपकी कोई कल्पना है क्या? आप तो कैबिनेट पे बात करके, कैबिनेट में आपका नियंत्रण नहीं है, जो कैबिनेट में बात करते हैं वो प्रस्ताव सरकार अमल नहीं कर पाती, तो आपकी क्या नीतियां हैं? आप नरवा घुरवा गरवा बारी की बात कर रहे हैं, इससे रुकेगा क्या? आपकी ठोस नीतियां होनी चाहिए कि हमें एक्सपर्ट के लिए हम किसी तरीके से आईडी कॉलर लगा के रखें, अलर्ट सिस्टम हमको डेवलप करके रखें, और किसी भी तरीके से हमको एक उसकी हैबिटेट बनाए। अब परिस्थिति इतना, हाथियों की इतनी स्वाद बदल गया है कि वो दारू पीने लगे, दारू के कारण भी आ रहे हैं, वो तो स्वभाव चेंज हो गया है, उसकी परिस्थितियां चेंज हो गई हैं उसकी। चलिए, मैं समझता हूं कि मामला गंभीर है, और ये मामला गंभीर इसलिए भी है क्योंकि हाथियों के उत्पात की घटनाएं जिस तरफ बढ़ी है, ये छत्तीसगढ़ अब देश में अव्वल हो गया है। मेरे पास चूंकि समय की कमी है, संदीप जी संक्षिप्त में मैं आपसे ये जवाब चाहूंगा। राजनीतिक मेहमानों की चर्चा तो आप सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर, किसके शासनकाल में क्या हुआ, किस सरकार को क्या करना चाहिए, ये तो हमें उन पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन बतौर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट क्या लगता है आपको? मुझे बहुत खुशी होती है जब खबर मिलती है कि इंसान अब चांद पे भी जा सकता है, इंसान अब उड़ सकता है, इंसान ये कर सकता है, लेकिन दुख भी होता है जब खबर मिलती है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधों की संख्या कम होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसा खतरा मंडरा रहा है, हम बहुत कुछ पाने की चाह में बहुत कुछ खो रहे हैं। अल्टरनेटिव रास्ता या फिर सरकारों को किस तरह की ठोस रणनीति अपनाने की या नीति लाने की जरूरत है, क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, यहाँ एक कार्य योजना बननी चाहिए, जिसकी बहुत कमी यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से 22 साल से मैं ये जो चीज़ें हैं ये लगातार मैं जी हेलो बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। लगातार देख रहा हूँ। यानी आप मानते हैं कि ठोस नीति लाने की जरूरत है? कि अब ये बहुत हो गया, लाल बजक्कड़ की जो
जी, लाल बुजक्कड़ की सूझबूझ वाला कार्यक्रम बंद करके यहाँ पर आप एलिफेंट्स स्पेशलिस्ट जो हैं उनको यहाँ पर रखें और पूरा का पूरा जो है साइंटिफिक तरीके से यहाँ काम होना चाहिए। अभी जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वहाँ जाएं ग्राउंड जीरो पर और वहाँ जाकर एक कैंप लगाएं और सारी चीज़ों को नियंत्रित करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। इस टाइप की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और जो रेडियो कॉलर्स जो लगाए गए थे उस कंपनी को भी नोटिस देना चाहिए, क्योंकि उनका यह रहता है कि जो रेडियो कॉलर्स है वो अधिकांश रेडियो कॉलर्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर रेडियो कॉलर्स काम नहीं करेंगे तो हमको ये हाथियों का लोकेशन बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा। एक हाथी का दल तो जो है आपका प्रदेश की राजधानी के बहुत नजदीक है, एक बार वो नए रायपुर तक भी आ चुका है। अगर ऐसी स्थिति बनती है, एक रात में हाथी जो है 50 से 60 किलोमीटर तक चलता है और अगर ज्यादा हम लोगों ने मॉनिटरिंग नहीं की तो मालूम पड़ा कि ये रायपुर शहर के अंदर आ गया तो बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो जाएगी। इस पर हमको गौर करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर महासमुंद के डीएफओ अगर इस पूरी सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहे हैं, या यहाँ जो सीसीएफ हैं नायक जी, क्योंकि ये सब टेरिटोरियल का ही मामला है, अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो वन मंत्री जी को चाहिए कि उनको हटाएं वहां से और कोई योग्य आदमी वहां पर रखें। चलिए, मैं समझता हूं संदीप जी आपने शायद भविष्य की उस तरफ भी इशारा किया है या तस्वीर वो हमारे जहन में आपने लाने की कोशिश की है कि अगर हमने ठोस नीति या कुछ बदलाव नहीं किए तो भविष्य में। मैं और बताऊं आपको कि बिल्कुल हाथियों की संख्या 10 सेकंड लगभग 300 के आसपास है। अच्छा, और हाथी जो है यहाँ पर जी मेरा ये कहना है कि हाथी अभी और आएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हाथियों की संख्या बढ़ेगी और बस्तर तक हाथी रहेंगे। चलिए, और ये जो महानदी का जो इलाका है ये हाथी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हाथियों को बहुत बड़ा सबसे बड़ी चीज खाने की व्यवस्था और पानी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए, ये एक बड़ा आकलन आपने संदीप जी अपने दिया है। मैं समझता हूँ ये शायद सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि मामला बेहद गंभीर है। समय की चूंकि कमी है इसलिए अब चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। आप तीनों मेहमानों का मैं संदीप जी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, सुधांशु जी आपका भी शुक्रिया, कृष्णमूर्ति जी आपका भी शुक्रिया। मसला यही है कि आखिर हाथियों की मौतें जो हो रही हैं और ग्रामीणों की जो मौतें हो रही हैं, दोनों ही मामलों में मौतें तो हो रही हैं और मामला इसलिए भी गंभीर है कि आखिर इसे रोका कैसे जाए। बिल्कुल एक ठोस नीति लाने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्द वो तस्वीरें हमें देखने को मिले भविष्य में, निकट भविष्य में, जिसकी तरफ इशारा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट संदीप जी ने किया है। इसलिए ठोस नीति लाने की जरूरत है। इस मुद्दे में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।